हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मुगल एम्पायर, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के सिलेबस का यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न जो है मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, मुगल कालीन प्रशासनिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए मुगल साम्राज्य की प्रकृति के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। जैसे कि पहला कि मुगल शासन एक केंद्रीकृत निरंकुश व्यवस्था थी जो अपकेंद्रीय क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा मर्यादित भी थी। दूसरा कि प्रशासन में सैनिक तत्वों की प्रधानता होने के बावजूद यह नागरिक शासन व्यवस्था थी। तीसरा कि सैद्धांतिक तौर पर कुरान के नियमों पर आधारित होने के बावजूद मुगल साम्राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। चौथा, मुगल साम्राज्य को कुछ विद्वान एक सांस्कृतिक राज्य भी मानते हैं। पांचवा कि मुगल साम्राज्य को एक राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार मुगल साम्राज्य को विखंडित राज्य मानने वाले विद्वानों का भी एक वर्ग है। सातवां कि मुगल साम्राज्य एक पैतृक अफसरशाही राज्य था। और आठवां, मुगल साम्राज्य को एक सामंती राज्य भी बताया जाता है। तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं में किसी एक पहलू को ध्यान में रख करके शॉर्ट नोट्स जो है सो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले कि मुगल शासन जो था एक केंद्रीकृत निरंकुश व्यवस्था थी जो अपकेंद्रीय क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा मर्यादित भी थी। इसे समझने का प्रयास करें। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य को सूबों और सूबों को पुनः सरकारों, परगनों और गांवों में विभक्त किया गया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। प्रशासन के लगभग प्रत्येक स्तर पर मनसबदार पदस्थापित थे और इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर सेना, राजकोष और न्याय प्रशासन से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की भी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में राजधानी में नियुक्त मंत्री जो था वह छोटे कस्बे में नियुक्त निम्न स्तर के कर्मचारियों से भी जुड़ा हुआ था और प्रत्येक अधिकारी अपने नजदीकी वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी था। तो इस प्रकार मुगल प्रशासन जो था एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। अकबर के काल में मुगल संप्रभुता संबंधी अवधारणा का विकास हुआ। इस तथ्य से आप परिचित हैं। जून 1579 में अकबर ने स्वयं ही खुतबा पढ़ा और सितंबर 1579 में उसने महजर नामक घोषणा पत्र जारी किया। इसके तहत सम्राट सर्वोच्च शासनाध्यक्ष के साथ साथ सर्वोच्च धर्माध्यक्ष भी बन चुका था। संप्रभुता का जो अर्धदैवीय स्वरूप था, इसकी अविभाज्यता तथा इसके वंशानुगत होने जैसे तत्वों के कारण सम्राट जो था वह निरंकुश हो गया था। अकबर की जो धार्मिक नीति है उस वीडियो में मैंने इस तथ्य का विस्तृत विवेचन किया है। आप चाहें तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इसके बावजूद भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुगल काल में केंद्र क्षेत्र संबंध जो थे वो निश्चितता को प्राप्त नहीं कर पाए थे। वस्तुतः मुगल साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय शक्तियों के सम्मिलन से बना मुगल प्रशासनिक ढांचा जो था वह कुछ समझौतों पर आधारित था जिसके मूल में क्षेत्रीय शक्तियों के कुछ स्वार्थ अंतर्निहित थे।
मुगल स्वार्थों पर टिकी क्षेत्रीय प्रवृत्तियों को समाप्त नहीं कर पाए थे, अर्थात क्षेत्रीयता जो है विद्यमान थी। इस तथ्य को मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राज्यों के उदय के संदर्भ में देखा जा सकता है, जो स्वार्थों पर टिके इन समझौतों का भंग होना था। तो इस प्रकार मुगल शासन जो था एक केंद्रीकृत व्यवस्था होते हुए भी अपकेंद्रीय शक्ति यानी क्षेत्रीय शक्तियों से मर्यादित थी। अब जो मुगल साम्राज्य की प्रकृति से संबंधित जो दूसरा मत है वह है कि प्रशासन में सैनिक तत्वों की प्रधानता होने के बावजूद यह नागरिक शासन व्यवस्था थी। आइए इस तथ्य का परीक्षण करें। तो जैसा कि आपको पता है कि मुगलों ने सैन्य शक्ति के बल पर ही भारत का विजय किया था और सैन्य बल के सहारे ही इसे बनाए रखा था। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर मनसबदार नियुक्त थे जो अपने पद के अनुरूप सेना रखते थे। इस तथ्य से भी आप परिचित हैं। मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, आप चाहें तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। सूबेदारों को सिपह सलार कहा जाता था, जो सैनिक सरकार की विशेषता होती है। तो इस प्रकार मुगल प्रशासन में सैनिक तत्वों की प्रधानता थी। परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि अकबर के उदार धार्मिक सामाजिक नियमों एवं कुशल प्रशासनिक नीतियों के कारण शासन के सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सभी मनसबदारों को सैनिक दायित्व प्रदान नहीं किया गया था। सूबेदार भी सीमित मात्रा में ही सही कार्यपालक एवं न्यायिक अधिकार भी रखते थे। अतः मुगल शासन व्यवस्था को शुद्ध सैनिक व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता है। अब मुगल साम्राज्य की प्रकृति से संबंधित जो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, सैद्धांतिक तौर पर कुरान के नियमों पर आधारित होने के बावजूद मुगल साम्राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। अब इस तथ्य का परीक्षण करें तो सैद्धांतिक तौर पर मुगल शासन व्यवस्था कुरान एवं शरीयत के नियमों पर ही आधारित थी। यह एक सच्चाई है जिसके अनुसार सैद्धांतिक रूप से खलीफा सर्वोच्च था। परंतु मुगल शासकों की पातशाह की उपाधि ने खलीफा की सैद्धांतिक सर्वोच्चता के दावे का खंडन कर दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अकबर ने तो स्वयं ही खुतबा पढ़कर महजर नामक घोषणा पत्र जारी किया और इस प्रकार उसने उलेमाओं को बसवर्ती बना लिया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका अनुसरण बाद के काल में जहांगीर और शाहजहां ने भी किया था। बदायूनी ने बताया है कि शासन का आधार न केवल शरीयत बल्कि जवाबित अर्थात धर्मनिरपेक्ष कानून भी था। जवाबित का यहाँ अभिप्राय है धर्मनिरपेक्ष कानून। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुगल काल में हुए कला संस्कृति एवं तकनीकी का विकास बहुसंख्यक वर्ग के समर्थन एवं सहयोग के बिना संभव भी नहीं था। इस प्रकार मुगल शासन किसी धर्म विशेष के आधार पर संचालित न होकर के अकबर के सुलह-ए-कुल के सिद्धांतों पर ही आधारित था। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर राज्य शासन का जो आधार था वह कुरान ही रहा। अब मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को या मुगल साम्राज्य को एक सांस्कृतिक राज्य भी बताया जाता है। आइए इस तथ्य का परीक्षण करते हैं। तो अकबर के काल में जिस साम्राज्य की स्थापना हुई उसमें एक मिश्रित शासक वर्ग था, जिसके कारण एक मिश्रित सांस्कृतिक संश्लेषण की प्रवृत्ति विकसित हुई थी। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, यूनानी आदि भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद किया गया। भवन निर्माण कला में बौद्ध, जैन, इस्लाम, हिंदू आदि अनेक शैलियों का समावेश भी मिलता है।
अकबर के दरबार में संगीतकारों एवं चित्रकारों की भी सूचना मिलती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और अन्य विदेशी भी थे। लेकिन इसे राजनीति का एक नियमित अंग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह शासक का ललित कलाओं, साहित्यों के प्रति एक व्यक्तिगत दिलचस्पी मानी जा सकती है। फिर भी मुगल शासन के अंतर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ विद्वान मुगल साम्राज्य को राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान करते हैं। मुगल शासन में तर्क यह दिया जाता है कि मुगल शासन में राजपूतों एवं अन्य हिंदुओं के अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों, अफगानों, ईरानियों एवं मध्य एशिया मूल के मुसलमानों को शामिल करके एक स्थिर एवं दीर्घजीवी राजतंत्र की स्थापना की गई थी। अबुल फजल भी यह स्पष्ट करता है कि धर्म, जाति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में। लेकिन मध्यकाल में राष्ट्रीयता की बात करना गलत है। वस्तुतः यह एक आधुनिक तत्व है, क्योंकि इसमें न तो जनता की व्यापक भागीदारी थी और न ही जनता का किसी भौगोलिक एवं नृजातीय आदर्श से लगाव था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर ने राजनीतिक दृष्टि से उच्च वर्ग में से बहुसंख्यक मुसलमानों एवं हिंदुओं की ही निष्ठा अपने राजवंश के लिए प्राप्त की थी। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य को राष्ट्रीय राज्य कहना सही नहीं है। मुगल साम्राज्य को एक विखंडित राज्य भी मानते हैं कुछ विद्वान। तो सबसे पहले हम लोग विखंडित राज्य की एक परिभाषा देखें तो एक विखंडित राज्य में पिरामिड की संरचना में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई अर्थात गांव अपने से बड़ी राजनीतिक इकाई से आरोही क्रम में जुड़े रहते हैं। पुनः कुछ मामलों में प्रत्येक इकाई अन्य समान इकाइयों के विरोध में भी खड़ी प्रतीत होती है, अर्थात क्षैतिज स्तर पर इनमें एक संघर्ष की स्थिति रहती है। इस प्रकार के राज्य में केंद्र में औपचारिक प्रभुसत्ता होती है और केंद्र से भौगोलिक दूरी बढ़ने के क्रम में केंद्र का राजनीतिक नियंत्रण छीन होने लगता है और दूरवर्ती क्षेत्र में अधीनस्थ शासक अपनी शक्ति का उपभोग करते हैं, अर्थात केंद्रीय शक्ति वहां कमजोर हो जाती है। मुगल साम्राज्य संरचना की दृष्टि से एक खंडित राज्य अवश्य था। दूरवर्ती क्षेत्रों में केंद्र की शक्ति छीन भी थी, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात संपूर्ण साम्राज्य में खालसा भूमि का अस्तित्व था और जागीरी क्षेत्रों की हस्तांतरणीयता की नीति इसके एक भिन्न स्वरूप को दर्शाती है। जागीरदारी व्यवस्था से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें जागीरदारी व्यवस्था के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा की गई है। आप चाहें तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस संरचना में क्षैतिज स्तर पर जागीरदारों, फौजदारों, सूबेदारों के मध्य संघर्ष नहीं होते थे, बल्कि ये संघर्ष जो थे वो जमींदारों एवं जागीरदारों के मध्य ऊर्ध्वाधर स्तर पर होते थे, जो कि खंडित राज्य की परिभाषा के विपरीत है। इस प्रकार मुगल शासन को पूर्णतः खंडीय स्वरूप का मानना भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विद्वान मुगल साम्राज्य को एक पैतृक अफसरशाही राज्य भी बताते हैं। एक पैतृक जो अफसरशाही राज्य जो होता है, नौकरशाही राज्य जो होता है, उसमें घर के पारिवारिक बंधु बांधवों की ही प्रधानता होती है। जब राजतंत्र अधिक फैल जाता है तब गैर पैतृक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इन अधिकारियों की योग्यता एवं अर्हता का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वे शासक की कृपा से ही नियुक्त होते हैं। लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए यद्यपि वंश एवं पारिवारिक संबंधों का विचार अवश्य किया जाता था मुगल प्रशासन में, तथापि योग्यता पर भी विचार किया जाता था।
इस प्रकार मुगल साम्राज्य पूर्णतः पैतृक अफसरशाही राज्य भी नहीं था। आगे बढ़ें। अब कुछ विद्वान मुगल साम्राज्य को एक सामंती राज्य भी बताते हैं। इसके तहत मान्यता यह है कि मुगल साम्राज्य एक सामंती राज्य था, लेकिन यह मान्यता भी सही नहीं है, क्योंकि सामंती राज्य के दो आधारभूत लक्षण होते हैं। पहला होता है आनुवांशिकता और दूसरा होता है उपसामंतता। मुगल शासन में ये दोनों तत्व अनुपस्थित थे। जागीरदारों को अपने जागीर से लगान वसूल करने के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्य भी केंद्र के द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किए जाते थे। जागीरदारों का आवधिक स्थानांतरण होता था और एक राजगामिता कानून भी प्रचलित था, जिसके तहत जागीरदारों की संपत्ति को जब्त किया जाता था। तो जागीरदारों का आवधिक स्थानांतरण और राजगामिता कानून का प्रचलन, ये जो नीति थी वह सामंती राज्य के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत था। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य को एक सामंती राज्य नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई प्रश्न सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।